माइक तक समटाइम नेटवर्क इशू होता है एंड आई गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ओके ओके मैम। और किसी को कुछ बोलना है? नो मैम, यू कैन कंटिन्यू। हाँ ओके, तो अभी हमने ये निकाला, क्या बताया मैंने आपको, एक एट द बिगिनिंग ऑफ एस फेज ये ऐसा क्रोमोसोम रहेगा विथ ए सिंगल क्रोमैटिड, और जब एस फेज कंप्लीट हो जाएगा तो वह कैसे बनेगा, ये पहला उसका क्रोमैटिड था और सेम उसको और एक क्रोमैटिड आ जाएगा, तो ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड, ये दोनों को एक दूसरे के हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, और ये जो है इसमें का डीएनए रेप्लिकेट होके ये बना है, राइट। तो ये दोनों क्या हुए, एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, राइट। समझ में आ गया क्या, सिमिलर क्यों होंगे? यस वो मैम, क्योंकि यहाँ बिकॉज ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। यस, क्या बोला? डीएनए रिप्लिकेशन इसलिए सिमिलर हो गया ना मैम। हाँ राइट, डीएनए रेप्लिकेशन होके वो बना है। इस पहले क्रोमैटिड में जो डीएनए था उसका रेप्लिकेशन होगे और डीएनए बनेगा, और उसका क्या बनेगा, एक सिस्टर क्रोमैटिड, और ये दोनों को मिला के फिर क्या बोलेंगे हम, एक ही क्रोमोसोम रहेगा वो। इसलिए वो ये जो दोनों क्रोमैटिड्स है ये और ये एग्जैक्टली सेम होंगे, इसमें जो डीएनए कंटेंट होगा वो इससे एग्जैक्टली सिमिलर होगा दोनों में, राइट। समझ में आ गया अभी? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अभी इसमें डीएनए था और उसका रेप्लिकेट हो गया, इसमें आ गया और ये बन गया। ओके, तो डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया, राइट। पर क्रोमोसोम का नंबर क्या रहा, सेम रहा। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ ओके, तो एस फेज में हमने क्या देखा, पहले एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ओके, पहली चीज होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमें दो बातें याद रखनी है। पहली तो जो डीएनए कंटेंट होगा वो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन डबल हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम। ओके मैम ते रिपीट करा सेंटेन्स मध्ये. यस मैम। हाँ ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक तो जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहेंगे आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ एस फेज। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ ओके, तो पहली बात तो ये हो गई डीएनए रेप्लिकेशन की। और एक चीज होती है इसमें एस फेज में, वो क्या होती है, जो सेंट्रियोल्स रहते हैं, आपको पता है सेंट्रियोल्स के बारे में? यस यस मैम। होगा। तो एस फेज में सेंट्रियोल्स कहाँ पे रहते, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का ये सारा खेल कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल्स कहाँ पे रहते, साइटोप्लाज्म में। तो अंदर न्यूक्लियस में जब डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होगा तो बाहर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ ये जो सेंट्रियोल होगा वो क्या हो जाएगा, एक सेंट्रियोल था पहले। ओके, तो उसकी कॉपीज हो जाएगी और वो दो सेंट्रियोल्स बन जाएंगे। ओके, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ऐसे कुछ तो परपेंडिकुलर रहता है वो, राइट। और आपको एक बात पता है क्या, सेंट्रियोल सब सेल्स में होता है या कौन से सेल्स में नहीं होता है, बताओ? मैम प्लांट ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। हाँ में प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, मैंने ये बताया मैम। हाँ, तो प्लांट सेल में नहीं होगा ये सब। तो अगर प्लांट सेल की एस फेज के बारे में आपको पूछा जाएगा तो आप बस उनको क्या, उसमें आंसर में क्या बताओगे, बस डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताओगे।
अगर एनिमल सेल की एस फेज के बारे में आपको पूछा गया है तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी होगी, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरा तो है रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और सेंट्रियोल डबल क्यों होते हैं वो आपको एम फेज में पता चल जाएगा। ओके, तो ये सब था एस फेज के बारे में। किसी को अभी तक कुछ भी डाउट है क्या एस फेज का? नो मैम। हाँ, अभी समझ में आ रहा है सब कुछ आपको ठीक से? yes ma'am. यस मैम। यस मैम। स्पीड मैम कुछ? हाँ बोलो। मैम मतलब एस फेज के एंडिंग तक एनिमल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन भी हो जाता है और सेंट्रोइल डबल भी हो जाता है। हाँ, और और इसका प्लांट ड्यूरेशन सेल में क्या बस होता है, डीएनए लाइक रेप्लिकेशन होगा। जैसे एक हेलो cell- मैम, कैन यू प्लीज रिपीट? आई गॉट डिस्कनेक्टेड। कौन सी बात सुननी है तुम्हें? कहाँ से? सेंट्रियोल का बता रही थी, उसके आगे से बताइए ना। तो सेंट्रियोल मैंने क्या बताया, जब एस फेज चल रही है, अगर हम एनिमल सेल को कंसीडर करें। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। yes ma'am. हाँ, तो एनिमल सेल अगर कंसीडर करें, एनिमल सेल में अंदर ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे चल रहा होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, राइट? और बाहर है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये जो अगर सेंट्रियोल इसको हम बोले तो इसकी 2 कॉपीज बन जाती है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये सारी बातें हम वहां कंसिडर नहीं करेंगे। प्लांट सेल में एस फेज में बस डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और एनिमल सेल में क्या होगा, एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा और दूसरा तो सेंट्रियोल डबल हो जाएंगे। ओके, आ गया समझ में सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लाइक एस फेज, जैसे सेल डिवाइड होता है 24 आवर्स में, तो इसमें कितना टाइम लगता है एस फेज में? देखो, टाइम कितना लगता है ये तो आपको जरूरी नहीं, बस आपको एक बात ध्यान में रखो कि एस फेज जो होती है, ये 3 फेजेस हमने कंसिडर की इंटरफेज की, G1, S और G2। तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है एस फेज को, उसके बाद होती है G2 और सबसे कम टाइम में होती है G1। बस ये बात याद रखो। ओके, और ये ओके मैम। मैम। टाइम का जो डिवीजन होगा वो सब सेल्स के लिए अलग अलग होगा, और जो हमने 24 आवर्स का देखा वो बस हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, उसका ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, और टाइम ड्यूरेशन की आपको जरूरत भी नहीं है, वो अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग होगा। ओके, तो एस फेज में अभी तक किसी को डाउट है क्या कुछ? नो नो मैम। मैम, क्लियर। नो मैम। नो बस मैम। 2C और 2A सेंट्रियोल पॉइंट रिपीट करो। कौन था? सेंट्रियोल। हाँ, ओके। सेंट्रियोल हे बघ, आता हे सेल आहे, हा त्याचा न्यूक्लियस, तर न्यूक्लियस मध्ये काय चालू असणार, डीएनएचं रेप्लिकेशन एस फेज मध्ये, आणि आतमध्ये न्यूक्लियस मध्ये जेव्हा डीएनए रेप्लिकेशन सुरू असेल तेव्हाच एनिमल सेलचा जो सायटोप्लाझम आहे त्याच्यामध्ये हा जो सेंट्रियोल असेल तो काय होणार, डबल होणार। ओके, सेंट्रियोल आपल्याला सेल डिव्हिजन साठी लागतो, पुढे कशासाठी लागतो तो तुम्हाला नंतर कळेल। सेंट्रियोलचं ड्युप्लिकेशन होतं कोणत्या फेज मध्ये, एस फेज मध्ये। जेव्हा न्यूक्लियस मध्ये डीएनए रेप्लिकेशन चालू असेल तेव्हा बाहेर सेंट्रियोल डबल होतात। ओके, समझलं? यस। ओके, तो आगे बढ़े क्या फिर G2 फेज के यस लिए? मैम। यस यस मैम। मैम। तो अभी हम देखेंगे G2। पहले देखा था हमने G1, G1 को बोलते थे गैप 1 फेज, और अभी G2 को क्या बोलेंगे फिर, गैप 2 फेज। गैप 2 फेज। तो ये G2 में ज्यादा कुछ नहीं होता, G2 में जो है ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है। G1 में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी सेल की, मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहा था, यहाँ भी क्या होगा, G2 में ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा सेल की, और सेल जो है
सेल को जो प्रोटीन्स चाहिए सेल डिवीजन करने के लिए एम फेज के लिए जो जरूरी प्रोटीन्स है वो कौन सी फेज में तैयार होते हैं? तो उसका आंसर है G2 में। ऐसा नहीं है कि G1 में कुछ प्रोटीन्स नहीं बन रहे या G2 में अलग कोई प्रोटीन्स नहीं बन रहे, ये सब बातें बाकी की चलती रहेगी। G1 में प्रोटीन्स बनेंगे, सब बनेगा, G2 में भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब का मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा साइड में। पर जो सेल डिवीजन के एम फेज के लिए जो जरूरी चीजें है, जो जरूरी प्रोटीन्स है, वो कहाँ बनेंगे? G2 फेज में। ओके, आ गया समझ में G2 के बारे में? Yes, ma'am. हाँ, ओके। यस मैम। मैम यानी Yes, ma'am. G2 में अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे? क्या बोला? मैम यानी G1 और G2 में अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे? अरे देखो, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है ना खुद का, मतलब जो प्रोटीन्स है या बाकी का पूरा मेटाबॉलिज्म, वो G1 में भी होगा और G2 में भी होगा, और वहाँ जो बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे वो अलग हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं दोनों के। आपको यहाँ पे बस एक बात याद रखनी है कि सेल डिवीजन के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए वो कौन सी फेज में बनते हैं? G2 फेज में। ओके। यस मैम। यस तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अभी हम थोड़ा ग्रोथ के बारे में देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। आपका एक चैप्टर है इसी 11th में, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। उनमें पहला दिया है ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ हम कैसे बताते हैं? एक तो अगर उसकी साइज बढ़ेगी तो उसको बोलते हैं ग्रोथ, और अगर उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो भी उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। इरिवर्सिबल चेंज। ये जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ हुई है ऐसा हम कब बोलेंगे? जब उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ेगी या फिर उसमें जो सेल्स है वो सेल्स का नंबर बढ़ेगा। सेल का नंबर कैसे बढ़ेगा? फिर सेल का नंबर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? Cell division. सेल डिवीजन। Cell division. राइट। तो अभी जो प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स आपने देखे होंगे या फिर एनिमल्स देखे होंगे, आपको एक बात मतलब पता होगी कि जो एनिमल्स है, अभी हमें ही कंसिडर करो, ह्यूमन बीइंग को, तो बर्थ टू डेथ लेके ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ होती रहती है। होता है क्या ऐसा कि डेथ तक वो बढ़ रहा है? ऐसा कभी देखा है क्या तुमने एनिमल्स में? कौन से भी एनिमल्स मैम कंसिडर? पर्टिकुलर एज तक होती है ग्रोथ। Yes, ma'am. Definite ma'am. age तक ही होती है. तो एनिमल्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो एज होती है उसी तक ग्रोथ होती है। तो एनिमल्स की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? ग्रोथ इन एनिमल्स इज फाइनाइट, राइट। और अगर हम प्लांट्स को कंसिडर करें, एक जो बड़ा कौन सा भी बनियान ट्री है, तो उसमें ग्रोथ बस एक पर्टिकुलर एज तक रहती है या वो लाइफ टाइम के लिए बढ़ता है? आपने कभी मैम लाइफ टाइम उसमें सेल डिवाइड होते रहते हैं। हाँ, तो आपने देखा होगा जो भी उसके शूट्स रहते, मतलब कोई भी ब्रांच है उसका जो एंडिंग है उसको क्या बोलते हैं? शूट टिप बोलते हैं। या फिर उसके जो रूट्स है उनमें क्या चलता रहता है? सेल डिवीजन चलता रहता है, पूरा। और वो बढ़ते रहते हैं। उनके जो टर्मिनल एंड्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वहाँ जो एंड्स पे उनके एक स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, इस टिश्यू का नाम रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में पहले। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ रहती है फिर उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। प्लांट्स की, और एनिमल्स की क्या रहती? फाइनाइट। और प्लांट्स की ग्रोथ किस टिश्यू की वजह से इनफिनाइट रहती है? तो उसका नाम है मैरिस्मेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो ये बात आ गई आपको समझ में? मॅम ते टिश्यूचं Yes, नाव ma'am. हेलो, ते इनफायनाईट ग्रोथ होती, पण ते कोणत्या टिश्यू मुळे होती? मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. हे जे सगळं तुम्हाला आहे नंतर प्लांट ग्रोथ वगैरे, तुमचं चॅप्टर आहे 11th मध्येच आय थिंक, प्लांट फिजिओलॉजी मध्ये फायनाइट ग्रोथ, इनफायनाइट ग्रोथ नंतर शिकाल तुम्ही डिटेल मध्ये. फक्त मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू जो असतो तो
त्याची जी स्पीड असते डिवाइड होण्याची इट इज व्हेरी फास्ट. Ma'am, please continue Hindi or English because I don't know Marathi. हाँ ओके, तो उसने मराठी में पूछा था इसलिए मैंने उसको मराठी में जवाब दिया. And in Okay, ma'am. animals with tissue, एनिमल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए उनकी ग्रोथ फाइनाइट होती है, और जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वहाँ की ग्रोथ इनफिनाइट होगी जैसे कि प्लांट्स में. ओके समझ लगा? yes, yes. ओके तो अभी आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है ओनियन रूट टिप का, राइट? ओनियन, ओनियन के बारे में पता है सबको, एक मोनोकॉट प्लांट होता है, राइट? लिलिएसी फैमिली का. तो उसकी जो रूट टिप होती है, तो उसका अगर एक सेल हमने लिया तो उन्होंने क्या बोला है, उसके सेल में 14 क्रोमोसोम्स रहेंगे. तो यहाँ पे आपको रूट टिप इसलिए दिया है कि रूट टिप जो रहता है वहाँ के सेल्स कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे या डिप्लॉइड रहेंगे, बताओ मुझे जरा. Diploid. हा ओके, तो जे शूट्स असतील, लीव्स असतील, रूट्स असतील, तिथले सगळे सेल्स, वहाँ के सारे सेल्स कैसे होंगे, शूट्स, रूट्स या फिर लीव्स के, वो सारे रहेंगे डिप्लॉइड, राइट? तो अभी उन्होंने क्या बोला है, वो ओनियन का जो प्लांट है उसका अगर रूट लिया और रूट का एक सेल लिया तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 14. तो ये 14 मतलब क्या हो गया उसका, 2n हो गया, राइट? यस मैम. ये सबको समझ में आ गया क्या? 2n इज इक्वल टू 14, ये बात उन्होंने हमको दी है. और क्वेश्चन क्या पूछा, हाँ नाही ते रूट आणि शूटचं तुम्ही सांगत होता ना, डिप्लॉइड असते ते आणि कशात असतं? हे बघ, म्हणजे जे कसं काय डिप्लॉइड असतं? हैप्लॉइड कौन रहता है मोस्टली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में, हैप्लॉइड सेल्स को क्या बोलते हैं हम, गैमेट्स. तो गैमेट्स अगर एक कोई भी प्लांट कंसिडर करो तो उसके गैमेट्स कहाँ पे रहेंगे, उसके फ्लावर में. और फ्लावर में भी जो पर्टिकुलर जगह है उसके बारे में आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगी. तो वो जगह छोड़ के दूसरी कौन सी भी जगह आपको बताई हो, लीव्स बताया हो या फिर एक फ्लावर के पेटल्स बताए हो या शूट बताया हो या फिर बार्क की बताई हो, ब्रांचेस बताया हो, कुछ भी बताया हो, तो वो सारे सेल्स कैसे रहेंगे, डिप्लॉइड रहेंगे. और अगर एनिमल्स कंसिडर करो तो एनिमल्स के मैमल्स में कंसिडर करो तो उनके जो है हैप्लॉइड सेल्स एक तो आपको मिल सकते हैं, मेल में टेस्टिस में मिलेंगे और फीमेल में ओवरीज में मिलेंगे. बाकी सब जगह जो सेल्स रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे, डिप्लॉइड रहेंगे. ओके Yes, ma'am. ओके मैम. हाँ, तो हमको क्या दिया है अभी उन्होंने, 2n इज इक्वल टू 14 दिया है उस सेल का, और पूछा है कि वो जो सेल है वो जब G1 फेज में होगा तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, S फेज में होगा तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे और फिर G2 में कितने होंगे. अभी मुझे बताओ G1 के एंड में वहाँ कितने क्रोमोसोम्स होंगे. 7. 14. ओके, बाकी लोग सब लोग बोलो जरा. 14. 14. 14. 14. अभी S फेज कंप्लीट हो गई. जब S फेज कंप्लीट हो जाएगी, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे फिर, 48. 14. के बाद कितने रहेंगे, 14. 14. हाँ. तो पहले अभी कुछ लोगों ने इधर 7 बोला था, कुछ लोगों ने यहाँ पे 28 बोला. ओके, तो वही बात मैंने आपको बताई थी, जब माइटोसिस होता है, आप एक बात एकदम फिक्स ध्यान में रखो, माइटोसिस में कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है. जो स्टार्टिंग में रहेगा 2n वही एंड तक रहेगा. मतलब एक सेल है उसमें माइटोसिस हो गया, यहाँ 14 थे
एट द एंड ऑफ माइटोसिस जब 2 सेल्स हमें मिलेंगे ना, तभी भी वहां का क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा। ओके, यही खासियत होती है माइटोसिस की। वो कैसे होता है हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए तो मैं 7 और 28 वालों के लिए थोड़ा सा बताती हूँ। तो हाँ, उन्होंने क्या बोला था, रूट टिप का सेल है एक, उसमें 14 क्रोमोसोम्स थे। तो 2n क्या हुआ 14। 2n मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए डिप्लॉयड सेल। रूट टिप का सेल कैसे रहेगा, डिप्लॉयड। तो उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हो गए वो इक्वल टू व्हाट, 2n। राइट, आगे समझ में। Yes, ma'am. रिपीट। रिपीट, ओके। तो मैंने क्या बोला था आपको, जो डिप्लॉयड सेल रहता है, सेल को डिप्लॉयड कब बोलते हैं, उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 2n रहते हैं। condition. तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, 2n से। तो उन्होंने हमको क्या बोला है, एक रूट है, उसका जो टिप है वहां का एक सेल हमने लिया, तो उसके न्यूक्लियस में 14 क्रोमोसोम्स है। तो उन्होंने क्या, ये पूरा, ये जो इसमें न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सब मिला के काउंट करके उन्होंने हमें दिया। उन्होंने हमें ऐसा नहीं बोला कि उसका जो 1 सेट है क्रोमोसोम्स का उसमें 14 है। उन्होंने क्या बोला, उसमें पूरे मिला के 14 है। मतलब ये क्या हो गया, इक्वल टू 2n हो गया। अभी समझ में आया। मीन्स अगर Yes, ma'am. मॅम समजा Yes, आता ma'am. 14 च्या ऐवजी जर 28 जर क्रोमोझोम जर असतील तरी 2n का? हाँ, तर आता ओनियनचं जे प्लांट असणार आहे, जो ओनियन का प्लांट रहेगा उसके लिए 14 नंबर फिक्स रहेगा। आप ओनियन के प्लांट का कहाँ से भी सेल ले लो, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 14 आएंगे। अगर आप ह्यूमन का सेल कंसिडर करो तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 46। ये जो क्रोमोसोम नंबर होता है डिप्लॉयड, ये सब सेल्स के लिए अपना अपना फिक्स रहता है। राइट। और अगर कोई अलग ऑर्गेनिज्म हमें दिया हो, ऐसे बोला हो देयर इज ए प्लांट, उसका हमने एक ये लिया, लीफ लिया, उसमें से एक सेल निकाला, उस सेल में 28 क्रोमोसोम थे, तो हम इधर क्या लिखेंगे फिर, 2n इज इक्वल टू 28। ये पर्टिकुलर प्लांट के लिए 2n की वैल्यू होती है 28। ओनियन के लिए 2n की वैल्यू को क्या होती है, 14। ह्यूमन के लिए 2n की वैल्यू होती है 46। 46. ओके, पण मग आता जसं आपल्याला क्वेश्चन विचारतात ना, मग त्यात आता हम्म. ह्याची 2n ची व्हॅल्यू दिलेली असते का, म्हणजे क्रोमोझोमची व्हॅल्यू दिलेली असते का? आता ते वेगवेगळ्या प्रॉब्लेम्स मध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज दिल्या जातील। तुम्हाला कधी असं बोललं जाईल की त्याच्यामध्ये एक सेल आहे किंवा त्याच्यामध्ये 2 सेट आहेत, त्या एका सेटची व्हॅल्यू, आता जर तुम्हाला ओनियनचं सांगितलं असतं सपोज, हा. ओनियन बद्दल जर त्यांना तुम्हाला 7 सांगायचं असतं तर ते काय बोलले असते, ओनली एन क्रोमोझोम प्रेझेंट इन ओनियन. हाँ, किंवा उसका जो एक सेट है क्रोमोसोम का उसमें 7 क्रोमोसोम्स है, ऐसा बोला होता। तो एक सेट, तो हमें क्या सोचना है फिर, रूट है, रूट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो एक सेट नहीं होगा, वहां पे 2 सेट होंगे, इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे, 14 कंसिडर करके फिर हम आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, ये सारी बातें आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगी। आणि मग असं पण क्वेश्चन असतो का, म्हणजे आता डिप्लॉइड सेल आहेत, मग त्यातले हॅप्लॉइड सेल किती, मग त्याच्यानंतर अजून त्यात पुढे काहीतरी असं क्वेश्चन आहे का? हो, हे मोस्टली याच्यावर हेच क्वेश्चन विचारले जातात। आणि मी तुम्हाला काय सांगितलं, मैंने आपको बताया कि जो माइटोसिस होता है उसमें कहीं पे भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। मतलब एक मॅम सेल, एखाद्या क्वेश्चन वर सांगा, एखादा क्वेश्चन घ्या आणि मग सांगा तुमच्या ह्यातनं. क्वेश्चन घेतलाय ओनियनचा मैं आपको आज असाइनमेंट दे दूंगी शाम तक, फिर उसमें जो है आप सॉल्व करना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे 1-2 दिनों में। ओके, चलेगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॅम Yes, असाइनमेंट ऍप वर का ग्रुप वर? तुम्हाला कुठे कन्व्हिनियंट आहे सांगा। Ma'am, Group app, वर. sorry, Group. group, ma'am. Group, ma'am.
ग्रुप मैम। बिकॉज ऐप पे जल्दी से डाउनलोड और अपलोड नहीं होता। ठीक है, फिर मैं ग्रुप पे पीडीएफ सेंड करूंगी असाइनमेंट का। आज करूंगी या कल सुबह तक करूंगी, चलेगा? Yes. ओके मैम। यस मैम। ओके चलेगा मैम। मैम। मैम आपका भी एक बार भेज दो। टाइमिंग भी सेंड करो मैम, कब सबमिट करने। हाँ, वो सब करेंगे हम। तो अभी एक बात आप सब लोग ध्यान में रखो कि जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस, उसमें क्रोमोसोम नंबर कहीं पे भी चेंज नहीं होता। मतलब सेल है तो पहले तो उसमें इंटरफेज होगा, फिर इंटरफेज की सारे फेजेस होंगे, फिर एम फेज होगी, वो डिवाइड हो जाएगा, उससे 2 नए सेल्स बनेंगे। ये सारी प्रोसीजर्स में माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। वो अगर 2n है ना, मतलब ओनियन के लिए 14 है, ह्यूमन के लिए 46 है, तो माइटोसिस कितनी बार भी हो जाए, कहीं पे भी कौन सी भी स्टेज आप कंसिडर करो, तो वो हमेशा क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, 2n ही रहेगा। और जो मॅम आता इथे तुम्ही एक क्रोमोझोम काढलाय, ते 2 डॉटर सेल दाखवलेत माझा इथे 2n आहे, मग इथे दोन्ही म्हणजे एन मध्ये होणार नाही का डिवाइड? का ह्याचे पण 2n व्हॅल्यू नाही होणार. ते कसं नाही होणार ते आपण माइटोसिस मध्ये करूया. हे जे पॅरेंट सेल आहे त्याच्यामध्ये 2n असेल, म्हणजे 14 असेल ऑनियन साठी, तर हे जे डॉटर सेल्स बनणार त्यामध्ये पण दोघांमध्ये 14 जाईल. ओके, ओके. ते कसं जाईल आपण नेक्स्ट पाहूया. ओके, फक्त एक गोष्ट एक बात याद रखिए कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। जो डिप्लॉइड नंबर उस सेल का रहेगा ना, वही कंटिन्यू होगा। तो किसी भी स्टेज पे माइटोसिस के अगर आपको क्रोमोसोम नंबर पूछा जाएगा ना, तो आपको बस वही लिखना है। ओके, ओके तो मैम। अभी आपको तो आपने पूछा था G1 के एंड पे कितने होंगे क्रोमोसोम्स, G2 के एंड पे कितने होंगे, और S के एंड पे कितने होंगे, राइट? तो Yes. कितने होंगे सभी के एंड पे क्रोमोसोम 14 नंबर उतना ही रहेगा, सेम। 14। हो गए? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? येस मॅम. यस मैम। यस मैम। मैम अगर मियोसिस बोला होता तो? क्या? मैम अब माइटोसिस की जगह मियोसिस होता तो? हाँ, तो मियोसिस जो होता है, मियोसिस के लिए ये सारी बातें थोड़ी सी अलग रहती है, और ये जो कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है ना, आपको मोस्टली वही से पूछा जाएगा। तो पहले तो हम माइटोसिस क्लियर करेंगे और फिर हम मियोसिस एकदम आराम से देखेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यस बस मैम। अभी आपको चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सपोज माइटोसिस है, यहाँ पे 2n है क्रोमोसोम का नंबर, माइटोसिस खत्म हो गई और 2 सेल्स मिले हमको, तो ये दोनों सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, 2n रहेगा। और यहाँ पे आप अगर मियोसिस कंसिडर करो, तो मियोसिस के एंड में हमें 4 सेल्स मिल जाते। जैसे माइटोसिस के एंड में हमें 2 सेल्स मिलते हैं, वैसे मियोसिस के एंड में 4 सेल्स मिलते हैं। तो ये चारों सेल्स में क्रोमोसोम नंबर n रहेगा। ओके, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और जो सेल्स है वो 4 बनेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस, और एट द एंड ऑफ माइटोसिस कितने बनेंगे, एक सेल से 2 ही सेल बनेंगे। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई ना? बस इतना ही याद रखो अभी। यस यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज तो टाइम हो गया, आज हमें माइटोसिस करना था बहुत सारा। नाही मॅम, 5:15 पर्यंत घ्या ना, तसं काय नाही. ओके, थोडस आपण मग इंट्रोडक्टरी पार्ट घेऊ माइटोसिसचा. चालतंय. ओके, नाही आपलं G0 फेज बाकी आहे अजून. कोणची? G0. ओके, तो आप जी अगर पेज नाही आहे ना. मैम may you repeat? Actually I got disconnected. कहाँ से रिपीट चाहिए तुम्हें, बोलो. मैम जो आपने बताया कि सभी में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, तब माइटोसिस होगा उसके बाद से। ओके, मॅम तो जी देखो पेज बुक मध्ये नाही आहे ना. G0 फेज आहे बुक मध्ये, मी सांगते तुम्हाला काय आहे ते. पहिले तर एकदा रिपीट करते मी हे.
तो ये है सेल एक अपना पेरेंट सेल। तो इसमें अभी होगा माइटोसिस, इसमें माइटोसिस हो जाएगा तो यहाँ 2 नए सेल्स बनेंगे जिनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। तो अभी इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n रहेगा, तो इन दोनों में भी कितना आ जाएगा, 2n और 2n आ जाएगा। 4n। ये अगर माइटोसिस है तो, राइट। और अभी ये एक सेल है, इसमें होने वाला है मियोसिस। तो मियोसिस हो जाएगा तो लास्ट में हमको 4 सेल मिलेंगे। जब मियोसिस कंप्लीट होता है तो एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस। और इसमें अगर 2n रहेगा क्रोमोसोम का नंबर, तो ये सारे सेल्स में कितना आ जाएगा, n n n n। तो वो कैसे आ जाएगा, क्या होगा, वो सब हम बाद में देखेंगे डिटेल में। ओके, चलेगा आगे समझ में? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो थोड़ा देखेंगे हम G0 फेज के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव फेज बोलते हैं या फिर क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। क्विसेंट और इनएक्टिव मतलब सिमिलर ही रहता है उनका मीनिंग। तो G0 मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल होते हैं, एक तो हो सकता है हार्ट सेल्स आप अगर कंसिडर करो, या फिर नर्व सेल्स मतलब न्यूरॉन्स आप कंसिडर करो। ये जो है ना, ये एक बार बन गए ना तो वो कभी डिवाइड नहीं होते उनके लाइफ में। तो वो क्या करते हैं, फिर G1 से सीधा G0 में चले जाते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब एक हार्ट का सेल आप कंसिडर करो, ये बन गया है। कैसे बना, मतलब उसका जो पेरेंट सेल रहेगा एक तो दूसरे सेल की डिवीजन से बनेगा या फिर किसी एक सेल में मॉडिफिकेशन होके बनेगा। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तो हार्ट बनेगा, पूरा हार्ट के सेल्स बनेंगे। तो एक बार हार्ट पूरा बन गया और ये सेल पूरा अपनी काम के लिए मतलब उसके फंक्शन के लिए वो मॉडिफाई हो गया, तो उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेगा कभी। तो वो कौन सी फेज में चला जाएगा फिर, G0, जिसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज और या बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड करेगा। लेकिन कब डिवाइड करेगा, कि उसके आजू बाजू वाले जो दूसरे सेल है वो इंज्योर हो गए, तो अभी वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे या फिर उनकी डेथ हो गई। ओके, ये सेल मर गया तो उसका पूरा काम कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करेगा, फिर डिवाइड होगा। तब तक वो अपना काम करता रहेगा, वो डिवाइड नहीं होगा कभी भी। और पर्टिकुलरली इसका एग्जांपल में क्या लेते हैं, हार्ट सेल लेते हैं और फिर नर्व सेल भी ले सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो नर्व सेल और हार्ट के सेल होते हैं ना, ये ऐसे कभी भी डिवाइड नहीं होते। वो बस जब जरूरत पड़े कि इंजर हो गया कोई सेल या फिर किसी सेल की डेथ हो गई, जब उस टिश्यू के लिए या फिर उस ऑर्गन के लिए वो बात जरूरी है, तभी वो डिवाइड होंगे। ओके, राइट। तो मतलब वो G1 फेज से सीधा G1 फेज को एग्जिट करते हैं और किधर चले जाते हैं, G0 में। G0. तो जो सेल साइकिल जो दी हुई है, तो उसमें G1 के पहले G0 दी है और फिर G1 दी है, फिर S दी है और फिर G2 दी है। तो बुक में जो है सेंटेंस दिया है कि वो जो सेल्स है वो एग्जिट G1 टू एंटर G0। तो फिर वैसे तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग G0 को यहाँ होना चाहिए था, पर जो डायग्राम दिया है उसने कहा दिया है यहाँ पे दिया है। तो डायग्राम में आप वैसे ही याद रखना, और वो जो सेंटेंस दिया है दिस सेल्स एग्जिट द G1 फेज टू एंटर G0, ये सेंटेंस भी आप ऐसे ही याद रखना। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया मैंने जो बताया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ma'am. सेंटेन्स रिपीट करा, काय सेंटेन्स ते G0 फेजचं. some cells like heart cell, nerve cell, they exit G1
to enter into G0 phase. But they do not divide after that. G0 सेल में फेज में चला गया मतलब क्या होगा, वो डिवाइड नहीं होगा उसके आगे, वो वहां पे अपना काम करता रहेगा, उसका काम जो भी होगा। फिर हार्ट का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हार्ट के सेल, और फिर कंडक्शन होता है, ऐसे कुछ तो होता है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, तो वो सब होता रहेगा, बस वो डिवाइड नहीं होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू डिवीजन हम कंसीडर, तो वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, राइट। बस सेंटेंस ऐसा था कि दैट सेल एग्री D1 फेज टू एंटर इन द G0 फेज। G0 फेज में एंटर क्या होगा, वो के आगे डिवाइड होगा, अनलेस वो जरूरी है कि उसको करने की जरूरत पड़े, जब इमरजेंसी होगी, उसको वहां पे सेल्स इंजोर हो गए या सेल्स की डेथ हो गई, वहां सेल्स नहीं है, तो वहां नए सेल्स बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, तभी वो डिवाइड होगा। तब तक वो एक पीजेंट स्टेज में चला जाएगा जहां वो डिवाइड नहीं होगा, तो उस स्टेज को बोलते हैं G0, राइट। अभी समझ में आ गया? यस। Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो G0 फेज में जो सेल्स होते हैं, उनमें वो स्टेज को क्या बोलते हैं, इनएक्टिव। इनएक्टिव विथ रेफरेंस टू द डिवीजन, मतलब डिवाइड नहीं होगे इसलिए इनएक्टिव बोल रहे, पर बाकी जो चीजें हैं उनमें एक्टिवली चलती रहती है। वो जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, मतलब उनमें मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, वो अपना अपना काम करते रहेंगे। मेटाबॉलिज्म होगा, उनके लिए फूड की जरूरत होगी उस सेल के लिए, तो वहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलेगा, वहां सारी रिएक्शंस होंगी मेटाबॉलिज्म की, ये सारी चीजें उसमें होती रहेगी, पर वो क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। ओके, आ गई समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो एक और बात आपकी बुक में दी हुई है कि जो एनिमल सेल्स रहते, ये जो एनिमल सेल्स रहते, इनमें माइटोटिक डिवीजन बस उन्हीं सेल्स में होती है जो डिप्लॉयड होते हैं, ओके। और जो प्लांट सेल होते हैं, उनके जो हैप्लॉइड सेल भी होंगे ना, तो वो भी माइटोसिस से डिवाइड कर सकते। तो ये बात अगर आपको अभी समझ में नहीं है, तो आपका एक चैप्टर है प्लांट किंगडम, मैम 11th एक बार यही पॉइंट आप रिपीट करोगे प्लीज, मैं एक बार लिख रहा हूँ मतलब। लिहून घ्यायचा हा पॉइंट, पण स्लो सांगा जरा. हो सांगते, परत सांगते, आधी हा पूर्ण ऐका तुम्ही, ओके. ओके। तो ये बात आपको ठीक से समझनी है ना पूरी, तो आप अपना, आपका चैप्टर है प्लांट किंगडम नाम का, ओके। तो उसमें एक पॉइंट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, ये अगर हैप्लॉइड भी है ना, तो उनमें माइटोसिस हो सकता है, प्लांट्स की बात हम करें तो। पर अगर आप एनिमल सेल कंसिडर करो, तो कोई एनिमल सेल है, तो एनिमल्स में बस जो डिप्लॉयड सेल होते हैं ना, वही माइटोसिस के अंडर जा सकते हैं, मतलब उन्हीं में माइटोटिक डिवीजन हो सकता है। पर प्लांट में जो दोनों टाइप के सेल है, हैप्लॉइड हो या डिप्लॉयड हो, दोनों में भी माइटोसिस हो सकता है, ओके। समझा क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये जो प्लांट्स मैंने बोले ना, अभी प्लांट किंगडम मैंने बोला, तो उसके जो मेंबर से, प्लांट किंगडम में कौन कौन से मेंबर आते हैं, आपको शायद पता हो कि अलगी आते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हाँ, तो इनमें जो बेसिक जो प्लांट्स है ना, कि सपोज ये है अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें मोस्टली जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ना, उनमें भी माइटोसिस होता है। तो ओवरऑल अगर आपको पूछा जाए, तो ये सब जो अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स है, इनको जनरल में क्या बोलते हैं, प्लांट्स, इन सब को मिला के। तो आपको पूछा गया ना, तो प्लांट्स में
कौन कौन से सेल में माइटोटिक डिवीजन हो सकता है, तो आपको बोलना है कि बोथ हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल कैन अंडरगो माइटोटिक डिवीजन इन प्लांट्स, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स ओनली डिप्लॉइड सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. ओके. ओके मैम. Okay, Yes, ma'am. ओके मैम. मैम ओके, तो अभी तक ये देखा हमने, इसमें अभी आगे हो गया है शायद पूरा, तो हमें एम फेज शुरू करना है, तो अभी शुरू करें या कल करें? मॅम उद्या घेऊ म्हणजे ओके मॅम. क्लिअर पण जास्त होईल आपल्याला. आणि डाऊट Ma'am, विचार tomorrow. टाइम पण असेल. बस फिर ये मैम रिवाइज नहीं हो पाएगा ढंग से. ठीक है, फिर आप आज ठीक से सेल साइकिल का ये पूरा पार्ट कर दो, मतलब इंटरफेस वगैरह ठीक से. जो ज्यादातर मैंने पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ा है, बाहर से कुछ पढ़ाया नहीं है. तो क्वेश्चंस जो है हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे, और फिर आपको वो नहीं आएगा तो हम, मतलब नहीं आएगा क्योंकि पढ़ाया नहीं है, तो हम वो डाउट लेक्चर लेंगे एक दो, और उसमें जो एक्स्ट्रा का पार्ट है आउट ऑफ एनसीईआरटी वो पूरा डिस्कस करेंगे. ओके. यस मैम. Okay, ma'am. Okay. यस मैम. तो फिर आपको वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी का कंटेंट कहाँ पे आने वाला है क्वेश्चन में. ओके. ओके मैम. ओके तो अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? No मैम. No, ma'am. नो मैम. ओ मैम मैम. हाँ. मैम इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा स्लो बताते जाइए, क्योंकि हमें लिखना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर. अच्छा, ओके. ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या कुछ भी जो भी है ना, वो पूरा एनसीईआरटी में आपको ऐसा है कि ऐसा दिया है. एनसीईआरटी में जो दिया है ना, मैं बस वही बोलती हूँ. तो एक बार आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे ना तो भी हो जाएगा. मैम आप नोट सेंड कर सकते हो जैसे योगिनी मैम ने रिवाइज. ओके, ठीक है, फिर मैं असाइनमेंट के साथ नोट्स भी सेंड करती हूँ. मैम ओके मैम. मैम आपने जब G0 फेज पढ़ाया था तो आपने एक डायग्राम बोला था स्टेटमेंट, तो मैम वो दोनों चीज अलग अलग बताती है ना कौन सा? मैम? G0 फेज में जो ड्राइंग थी वो. हाँ, तो G0 फेज में कल जो मैंने सेल साइकिल ड्रॉ की थी उसमें G0 फेज नहीं निकाला था, क्योंकि वो आज पढ़ाना था. पर आज जो आप जब भी सेल साइकिल निकालोगे तो आपको वो जो है G0 फेज को उसमें इंक्लूड करना है. तो ये है एम फेज, ये है इंटरफेज, और इन दोनों के बिटवीन एक ऐसे ही लिखा हुआ है G0 करके. ओके. तो ये है G1, ये S और ये G2. तो मैम तो ऐसा कुछ नहीं. हाँ, मैम अगर हम लोग G1 फेज का स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये होगा ना कि एंडिंग ऑफ G0 फेज एंड स्टार्टिंग ऑफ S फेज. हाँ, तो देखो ये जो G0 फेज होती है ना, उसका सेल डिवीजन से कोई भी रिलेशन नहीं है. वो बस वैसे उधर लिखने के लिए, मतलब दिखाने के लिए बोला है. और G1 फेज, S1 फेज, ये सारी फेजेस हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं? सेल डिवीजन में. और ये जो G0 फेज होती है वो मतलब क्या होता है? सेल डिवाइड नहीं हो रहा है. तो जब आप G1 S1 G1 S G2 ये सारे फेजेस स्टडी करोगे ना, तो आपको G0 फेज कंसिडर ही नहीं करनी, क्योंकि जब आप G1 S स्टडी करते हो इसका मतलब है कि सेल डिवाइड हो रहा है, और G0 का मतलब क्या है? सेल डिवाइड नहीं हो रहा है. तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं. ओके. यस मैम. जहाँ पे G0 आएगा वहां पे G1 वगैरह फेजेस नहीं आएंगे, और जहाँ पे G1 ये आएंगे सारे, वहां पे G0 नहीं आएगी. ठीक है मैम, थैंक यू. मैम आज अच्छे से समझ में आया स्क्रीन शेयर करके लाइक. ओके. Yes, और ma'am. कुछ स्पीड वगैरह, स्पीड कम करना है क्या टीचिंग का? नो मैम. नो मैम, ठीक नो है. मैम. No, स्पीड ma'am. इज ओके. हाँ, फिर अगर आपको लिखना वगैरह है तो आप मुझे बोल दीजिए, तो मैं कल रिपीट कर दूंगी. चलेगा? मैम आप जो रिकॉर्डिंग है ना इसको सेंड कर देना लाइक फिर उस पे से देख के कर लें. हाँ, ठीक है, फिर मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ आज, और आपको लिंक भेजूंगी फिर. नाही मॅम डायरेक्ट ग्रुपवर टाका ना.
अरे तसं यायला खूप जास्त टाइम लागतो आणि तुम्हाला डाउनलोड करायला पण खूप जास्त टाइम लागेल. लिंक वर इझिली येतं, पटकन येतं ग्रुपवर ते. ओके मॅम. ओके मैम. मैम आप एक असाइनमेंट ऐप पे भी डाल सकते हो. क्या? मैम असाइनमेंट ग्रुप के साथ ऐप में भी डाल दो. ठीक है ठीक है. मैं आपके बैच टीचर को बोलूंगी तो वो जो कहेंगे वही. आपको हाँ मैम. सबको मतलब ग्रुप पे चाहिए या ऐप पे मैम चाहिए? ग्रुप पे. मैम ग्रुप पे चाहिए मैम. ठीक है, फिर मैं ग्रुप पे पीडीएफ डाल दूंगी और इस पे भी अपलोड करूंगी ऐप पे. ठीक है. या मैम. थैंक यू मैम. यस ओके मैम. थैंक यू मैम. मैम, थैंक हाँ may I leave थैंक now? यू मैम. यस बाय बाय. थैंक यू मैम. Bye ma'am. Thank यस you. मैम बाय. थैंक यू मैम. बाय मैम. एक मिनिट लीव मत होना. हॅलो. हाँ हा हाँ मॅम मैम. झालेली पाहिजे ना. यस मैम. अरे कोण कोण लीव झालं? जाऊ दे, मॅम. त्यांना नंतर सांगू भेटलो. शायद से एक ही बच्चा लीव हुआ है गुलकेश. मैं अभी हूँ. सॉरी सॉरी तुमने बोला इसलिए मुझे लगा 20 हो गया. हेलो. हाँ मैम. यस मैम. हेलो मैम. अरे मुझे अटेंडेंस लेनी थी तो हो गए क्या सब लोग लीव अभी? नो मैम No, कुछ ही ma'am. बच्चे हुए बस 20 है अभी. नाही मॅम, 2 जण झालेली हो. ठीक आहे. कोण कोण होते त्यांचे नाव सांगता का मला एकदा? एक मिनिट सांग. एक माहित वाटतं, अश्विनी राठोड लिव्ह झाले वाटतं मॅम. हा आणि अजून? गायकवाड आहे. ओके ठीक आहे, मी बघते. जाऊ द्या. बाय बाय. बाय मैम. थैंक यू मैम. Thank you मैम.